हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं शिक्षा सागर 9.0 पे। प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेरी वेरी वेलकम करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथी, आज हम लोग चले आए हैं पुनः एक बहुत ही बम्पर रिवीजन करने के लिए। प्यारे दोस्तों, 2026 में जो बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए साइंस सब्जेक्ट प्यारे दोस्तों, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बहुत हार्ड टॉपिक, कुछ भी समझ में नहीं आया और एग्जाम देना है। बस एक महीना प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता चल गया है कि कहां जा करके हमें एग्जाम देना है। प्यारे दोस्तों, आप सब बहुत डरे हुए हैं, तो मैं आप सभी के इसी डर को समाप्त करने के लिए लेकर के आया हूं प्यारे दोस्तों, मिशन 400 प्लस 30 डेज। प्यारे दोस्तों, इन 30 दिनों में आप सभी के हर वह कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो सीधे 2026 के प्रश्न पत्र में सीधे हूबहू क्वेश्चंस में छपा रहेगा और आपको लिख करके चला आना है। प्यारे दोस्तों, जुड़े रहिए इसी चैनल से और मैं आपको हर एक क्वेश्चंस सीधे लिख करवा दूंगा। आप सीधे जाइएगा और लिख करके चले आइएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को समझेंगे। आगे मैं बढ़ता हूं। आज प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, कर लिए हैं, बहुत अच्छा। प्यारे दोस्तों, इस चैनल का जैसा कि नाम है शिक्षा सागर 9.0 और क्लास, आज की क्लास काफी मजेदार होने वाली है और इस क्लास को अपने सभी मित्र के पास शेयर कर दीजिए। जो भी क्लास 10th में है, सभी लोगों के पास शेयर जल्दी से कीजिए। उसके बाद इस लाइक कर दीजिए, है ना, इस क्लास को, आज की क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि मैं हर एक क्वेश्चंस को बताऊं जो बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं जल्दी से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। चैप्टर नंबर 1 है प्यारे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 1 और 2, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट से ज्यादा प्रश्न आपको दिखाई देंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और एक एक क्वेश्चंस को मैं आप सभी के समक्ष रखने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों जल्दी से देखिए एक क्वेश्चंस नंबर 1। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है 2008 से लेकर के 2025 तक के सभी प्रश्नों का मैं निचोड़ लेकर के आया हूं, है ना। चाहे तो आप किसी भी बुक से मिला लीजिएगा, क्वेश्चंस बैंक से, सेट प्रैक्टिस से, कहीं से भी आप मिला करके देख लीजिए, यहां से एक भी प्रश्न नहीं निकलेगा। तो प्यारे दोस्तों देखते रहिएगा, है ना, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बिहार बोर्ड में, आप देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस नंबर 1 मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा रहा हूं, उसके बाद क्या लाऊंगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, सॉरी ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी लाऊंगा। क्वेश्चंस नंबर 1 है, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चंस पूछा जाता है। प्यारे दोस्तों समझिएगा, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती है, निकलती है, उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल, मोमबत्ती, मोमबत्ती से प्रकाश की किरण निकलती है ना। जैसे मोबाइल फोन का टॉर्च, उनसे बहुत सारी किरणें निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। दिया प्यारे दोस्तों प्रकाश स्रोत कहते हैं। वो सिंपल सी परिभाषा है ना, सिंपल सी परिभाषा, जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे प्यारे दोस्तों दिया, मोमबत्ती, है ना, इत्यादि, आप बहुत चीज ले सकते हो, है ना। आगे मैं बढ़ता हूं, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चंस, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चंस प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस नंबर 2 को समझिएगा जरा सा। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, ये क्वेश्चंस 2025 में पूछा गया। प्रकाश किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, देखिएगा क्वेश्चंस पेपर आप देखिएगा तो 2025 में ये क्वेश्चंस पूछा है ना, 2 मार्क वाले में पूछा है। देखिएगा,
प्रकाश किरण पुंज, अच्छा ठीक, जिनसे प्रकाश की किरणें बहुत सारी कण निकलती है, उसे किरणों के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आप ये कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। नहीं समझ में आया? किरणों के समूह मतलब प्यारे दोस्तों समझिए, देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे इस प्रकार के किरण हैं, फिर इस प्रकार से किरण हैं, फिर इस प्रकार से किरण है। कुछ किरणें, जैसा कि आपको पता होगा कि किरण जो होंगी सीधी रेखा में ही चलती है, गमन करती है ना प्यारे दोस्तों। अब समझिएगा ऐसे, कुछ किरण जो होंगी कुछ ऐसे भी होंगी, ठीक है, यहां से ऐसे, कुछ ऐसे होंगी, और प्यारे दोस्तों यहां से ऐसे होंगी, और कुछ किरण तो ऐसे ही होंगी, है ना। तो देखना इस प्रकार के होंगे। एक किरण ऐसे होगा प्यारे दोस्तों, देखिएगा ऐसे, यहां पे कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे कुछ इधर से आएंगी ऐसे, इस प्रकार से एक बिंदु पर प्यारे दोस्तों जमा हो जाएगी, और दूसरा इस बिंदु पर यहां से निकलते हुए जाएगी, और कुछ किरण प्यारे दोस्तों ऐसे सीधा रेखा में, है ना, आमने सामने होंगी। इन सभी किरणों का एक समूह है, उसी को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? ये समांतर किरण पुंज है। ये प्यारे दोस्तों कैसा किरण पुंज है? अपसारी किरण पुंज है, और इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। समझ में आया? चलिए मैं बताऊंगा आगे कि प्रकाश किरण पुंज कुल 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी मैं नाम लिया। चलिए आगे देखिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहां लिखा गया है प्यारे दोस्तों कि यह कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर किरण पुंज प्यारे दोस्तों, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा अपसारी किरण पुंज। अब एक एक करके समझना है, और आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख करके आना है। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा प्यारे दोस्तों, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण आमने सामने हो, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, चलिए यहां पे मैं लिख करके भी शायद आया हूं, देखिए यहाँ पे, है ना, समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम में पेपर में ऐसे लिखना है, पेपर में ही वैसे ही लिखना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। और एकदम पूरा हो बहु समझा तो दे ही रहा हूं, एक एक चीज बहुत एकदम सरल भाषा में, है ना, जो आमने सामने हो। जैसे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, है ना, इस प्रकार से आमने सामने, है ना, इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से आमने सामने हो, है ना। अब प्यारे दोस्तों इनके बीच की दूरी जरा सा आप हमें बताइए, क्या समांतर हैं? जी हाँ, बिल्कुल समांतर है ना। इनके जो बीच की दूरी होंगी एस प्यारे दोस्तों, वो समांतर है। तो यह भी बात याद रखिएगा कि समांतर किरण पुंज में दूरियां समान होती है। क्या चीज? एक बात याद रखना है कि समांतर किरण पुंज में प्यारे दोस्तों जो दूरियां होती है वो समान होती है, ठीक। बहुत अच्छा, यहाँ पे नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे दूसरा, अपसारी किरण पुंज। जी हाँ दोस्तों, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु स्रोत से बहुत सारी किरणें निकलती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे प्यारे दोस्तों टॉर्च, बस एक बिंदु स्रोत से ढेर सारी किरण क्या होती है? निकलती है ना, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर सभी यानी विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है ना, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि प्यारे दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है, इनसे बहुत सारी किरण निकल रही है, इस प्रकार से ऐसे, है ना, इधर ऐसे प्यारे दोस्तों, इधर ऐसे, है ना, और फिर इधर ऐसे निकल रही है किरणें। अब बताना इसकी दूरियां क्या बराबर होगी? एक समान दूरी होगा? नहीं। कैसे? प्यारे दोस्तों देखिए, यहां जो दूरी होगा वो कुछ और ही है, यहाँ की दूरी कुछ और है, और यहाँ की दूरी प्यारे दोस्तों कुछ और है ना। यानी अपसारी किरण पुंज में दूरियां समान नहीं होती है, यह पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट
प्यारे दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, है ना, वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु पर मिलती हो, सभी किरणें एक बिंदु स्रोत पर मिलती हो। जैसे प्यारे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है। इसमें क्या होगा कि सभी किरणें इस बार जाएगी नहीं बल्कि सब आएंगी इस प्रकार से, ऐसे देखिए, ऐसे सभी किरणें इस बिंदु पर जमा होगी, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और इनके बीच की जो दूरी होगी प्यारे दोस्तों वो क्या होगी, असमान होगी, है ना, इनके बीच की जो दूरी होगी वो असमान होगी। देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें सभी दिशाओं से, विभिन्न दिशाओं से, है ना, आ रही किरणें एक बिंदु स्रोत पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है प्यारे दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस नंबर 3। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चंस नंबर प्यारे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो अपने ही माध्यम में पुनः लौट जाते हैं। तो इस लौटने की घटना क्रम को प्यारे दोस्तों हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए समझिए प्यारे दोस्तों, है ना, यहाँ पे समझिए। देखिए इस प्रकार से एक ऐसे ले लिया, ठीक, और ये हमारा क्या है, एक सतह है, परावर्तक सतह। कैसा सतह है प्यारे दोस्तों? परावर्तक सतह है, ठीक, यहाँ पे परावर्तक सतह। चलिए ठीक, सतह है प्यारे दोस्तों, ठीक। यहाँ पे हमारा यह एक परावर्तक सतह है ना, सतह से टकराकर आ रही प्रकाश की किरण सबसे पहले ऐसे किरणें आएंगी प्यारे दोस्तों, ठीक, और वो लौट जाएगी, इस प्रकार से वो लौट जाएंगी, है ना, ऐसे आएगा और वो टकराया पुनः लौट गया। इसी घटनाक्रम को प्यारे दोस्तों हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं, इधर देखिएगा, प्रकाश के है ना, यहाँ पे चलिए थोड़ा सा, चलिए बहुत अच्छा, है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं? प्यारे दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, बिहार बोर्ड में ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। लिखेंगे प्यारे दोस्तों, है ना, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो जिन नियमों से परावर्तित होती है उसे हम प्रकाश के नियम कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश के नियम से आप क्या समझते हैं, यदि कहा जाए तो आपको वैसा ही लिखना है। देखिए प्यारे दोस्तों, जब अभी हमने जस्ट बताया यहाँ पे कि ये परावर्तक सतह है और प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और यहां से टकराकर पुनः चली जाती है, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। जो एक नियम से जाता है, ये ऐसे आया और वे ऐसे चले गए, यानी कि एक नियम से जाता है, ऐसे ही नहीं है ना, ये ऐसे ही क्यों गया, ये नीचे ही क्यों नहीं आया, यह भी तो हो सकता है ना, इसका रीजन क्या है ना। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए वो ऐसे आया और ऐसे ही क्यों गया, क्योंकि एक नियम है इसीलिए, ठीक है। और इसी नियम को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। और यह कुल 2 नियम है प्यारे दोस्तों। कौन कौन से 2 नियम है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे समझाने के लिए चलिए देखिए यहाँ पे प्यारे दोस्तों, है ना, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्यारे दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। चलिए यहाँ पे देखना है ना, प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। पहला नियम प्यारे दोस्तों, पहला नियम के अनुसार हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यदि समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी परम मित्र के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी से सब लोग कीजिए, है ना, जब तक मैं खोज लेता हूं मार्कर, है ना, लिखने के लिए पेन।
पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम हैं। और पहले नियम के अनुसार प्यारे दोस्तों कहा गया है ना, पहला नियम के अनुसार कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। नहीं समझ में आया, समझिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे, है ना। इस प्रकार की किरणें हैं, ऐसे किरण एक आएगी तो आपतित किरण, और यहां से वो किरण जाएगी तो परावर्तित किरण, और प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक अभिलंब खींचा गया तो ये अभिलंब, और यहाँ पे ये तीनों रेखा जो है प्रकाश की किरण है एक ही बिंदु पर स्थित होता है, जिसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, आपतन बिंदु कहा जाता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर स्थित होते हैं, यही कहता है प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। प्यारे दोस्तों दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, प्यारे दोस्तों आपतन कोण आई और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या चीज आर, प्यारे दोस्तों दोनों बराबर होते हैं, यानी आपतित किरण प्यारे दोस्तों बराबर होता है परावर्तित किरण के। ये दूसरा नियम है, ठीक, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे है ना दूसरा नियम के अनुसार आपतन कोण अभी हमने बताया आई, परावर्तन कोण अभी हमने बताया कोण आर, है ना, ये बराबर होते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं तथा प्यारे दोस्तों परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सूचित किया जाता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही मजेदार प्रश्न, और बिहार बोर्ड में इस प्रश्न को प्यारे बच्चे बहुत बार पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चंस बैंक देखिएगा तो वहां भी आपको जरूर मिलेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, या फिर बिहार बोर्ड में पूछा तो ऐसे गया है कि विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं, या फिर विचलन कोण से आप क्या समझते हैं। तो समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक, चलिए समझते हैं ये बढ़ाए गए भाग क्या है। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पे चलिए एक प्रिज्म ले लिया, है ना, कुछ इस प्रकार से एक प्रिज्म ले लिया। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारी कुछ इस प्रकार से किरण आएगी, है ना, ऐसे किरण आएंगे इस प्रकार से, देखिएगा, है ना, ऐसे किरण आते हैं इधर से, है ना, और वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ते हैं, है ना, ऐसे मुड़ते हैं, है ना, और प्यारे दोस्तों यहाँ से ये ऐसे चली जाती है। प्यारे दोस्तों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये प्रकाश की किरण इधर मुड़ती है, हालांकि इन्हें तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, इधर से ऐसे जाएंगी, है ना, और प्यारे दोस्तों इनके बीच इस प्रकार से, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे दे दीजिए और यहाँ से ऐसे। अब समझिएगा प्यारे दोस्तों, है ना, ये वाला आपतित किरण है, गया यहां से, और ये वाला बाहर निकल गया। आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, ये वाला जो भाग है वो बढ़ाया गया, इनके बीच एक कोण बनता है। ये परावर्तित किरण आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और परावर्तित किरण से जो बीच में कोण बनता है प्यारे दोस्तों, इसी को हम कहते हैं विचलन कोण। इसी को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं, इसी को हम विचलन कोण कहते हैं। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। विचलन कोण से प्यारे दोस्तों इसको डेल से प्रदर्शित करते हैं, विचलन कोण को डेल से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल पढ़ते हैं। विचलन कोण का एक सूत्र भी होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दूं,
विचलन कोण, ठीक है, विचलन कोण प्यारे दोस्तों, है ना, विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i, यानी कि 180 डिग्री माइनस 2i, आई जहां पे प्यारे दोस्तों वो क्या है, तो आपतित किरण है। एक क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि यदि आपतित किरण का मान 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान बताइए। प्यारे दोस्तों आपतित किरण का मान 45 डिग्री है, यानी आई का मान 45 डिग्री है, तो पूछ रहा है विचलन कोण किसे कहते हैं। तो बहुत सरल क्वेश्चन से 180 डिग्री माइनस प्यारे दोस्तों, है ना, 2 और 45 डिग्री आई दिया गया है, यानी कि इतना प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चंस 2000 करीब मैं देखा 15 में पूछा गया था कि यदि विचलन आपतित किरण का मान 45 डिग्री है तो विचलन कोण क्या होगा, है ना। 2 मार्क का सीधे पूछा गया था, बस उतना नहीं था, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया कि विचलन कोण किसको कहेंगे, तो आपतित किरण के, है ना, बढ़ाए गए भाग और परावर्तित किरण से बना कोण विचलन कोण कहलाता है। बहुत अच्छा, और इसे विचलन कोण को डेल से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, है ना, कि प्रतिबिंब, 7वां नंबर क्वेश्चन चल रहा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे दोस्तों प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं कहता हूं कि प्रतिबिंब कुल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। और प्रतिबिंब कहते किसको हैं, तो प्यारे दोस्तों समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। नहीं प्यारे दोस्तों, उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब, है ना। फिर से समझिएगा, है ना, देखिए कह रहा प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, है ना, प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद यदि वह किसी बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्यारे दोस्त नेक्स्ट समझिएगा, मैं समझाऊंगा आपको, है ना। प्रतिबिंब कुल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, प्यारे दोस्तों रियल इमेज। चलिए, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यदि वास्तविक काटान बिंदु से कटती है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्यारे दोस्तों पर किसी बिंदु से, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें यदि वह वास्तव में कटती है ना, वास्तविक काटान से कटती है तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे कि प्यारे दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट मैं आगे आपको पूरा एक ही बार में प्रतिबिंब किसको कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ डिफिनेशन समझिए। काल्पनिक प्रतिबिंब प्यारे दोस्तों वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, है ना, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक काटान से नहीं कटती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उदाहरण के तौर पे प्यारे दोस्तों समतल दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब। समतल दर्पण मतलब प्यारे दोस्तों आप अपने घर में देखे होंगे इस दर्पण को, है ना, शीशा कांच, है ना, जिनसे आप अपने चेहरे देखते हैं, उसी को समतल दर्पण बताया गया। चलिए प्यारे दोस्तों अब तीनों को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ये तीनों को कंप्लीट यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, कुछ इस प्रकार से हमारा एक परावर्तक सतह है, ठीक, ऐसा ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से होंगे, ऐसे परावर्तक सतह है, बिल्कुल ऐसा। अब देखना है, चलिए ठीक, चलिए प्यारे दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा कि यहां से कुछ किरणें आ रही है इस प्रकार से, ठीक, और वे परावर्तित हो रही है ऐसे, ठीक। प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है, इस प्रकार से,
ऐसे, ठीक। बहुत सारी किरणें आ सकती है, इसमें क्या चीज है ना, बहुत सारी किरणें आ सकती है। फिर यहाँ पे इसका पीछे बन रहा है इस प्रकार से प्यारे दोस्त, है ना, ऐसे। और भी किरणें आ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना, ऐसे। और पुनः इसमें ऐसे बन रहा होगा, है ना, ऐसे बन रहा होगा, ठीक। प्यारे दोस्तों, यहां पे आप देखिएगा कि वास्तविक में कट रहा है। यहाँ पे देखिए आप वास्तविक में कट रहे हैं, और यहाँ का जो प्रतिबिंब है ना, जो किरण है वास्तविक है, समुच हमें आंख से दिख रहा है। जो वास्तव में होता है ना वो हमको दिखता है, जैसे कि प्यारे दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है वास्तविक कटान कटा है, तो इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कैसा प्रतिबिंब प्यारे दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं इसी को, ठीक है, इसी को हम वास्तविक कहते हैं। और ये हमारा प्यारे दोस्तों माइनस का होता है, निगेटिव होता है। यदि आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तविक में यहाँ कटा नहीं है ना, वो कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसीलिए प्यारे दोस्तों यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। कैसा प्रतिबिंब है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है प्यारे दोस्तों। यह निगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में होता है, ठीक, समझ में आ गया। ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, हमें कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ गया दोनों, है ना। प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यदि वह वास्तविक से कटे, है ना, वास्तविक से कटे तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वह काल्पनिक से कटे तो काल्पनिक प्रतिबिंब, और इन दोनों प्रतिबिंब को हम प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट आगे मैं बढ़ता हूं प्यारे दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है ना, अवतल तथा उत्तल दर्पण में उपयोग बतावे। बहुत अच्छा, है ना। अवतल तथा उत्तल दर्पण में उपयोग क्या क्या चीजें है, तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों अवतल दर्पण का मैं उपयोग बताता हूं। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, और ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो दाढ़ी बनाने में किया जाता है, हजामती यानी कि नाई को कहा जाता है, उसमें ही प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। डॉक्टरों के द्वारा, है ना, गले की आंतरिक जांच हेतु, कान हेतु, नाक हेतु, इन सबों को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और प्यारे दोस्त अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक लोग करते हैं, दांतों को स्पष्ट देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए एक एक चीज जानते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण का यहाँ पे समझ लेते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छा, देखिए प्यारे दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग हजामती एवं दाढ़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इधर दूसरा, चलिए देखिए यहाँ पे, है ना, इसका उपयोग प्यारे दोस्तों इसका इसका उपयोग सोलर कुकर या सौर्य भट्ठी के रूप में किया जाता है, प्रकाश को अभिसरित करने के लिए। प्यारे दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं, प्रकाश को अभिसरित करने के लिए, भोजन को पकाने में इसका उपयोग करते हैं। डॉक्टरों के द्वारा रोगी के कान, नाक, गले की आंतरिक भागों की जांच है तो इसका उपयोग करते हैं, किसका, अवतल दर्पण का। और दंत चिकित्सक के द्वारा दांतों को स्पष्ट देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट प्यारे दोस्तों समझिएगा कि चेहरे का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और परादर्शन दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। परावर्तन दूरदर्शी क्या है, दूरबीन प्यारे दोस्तों, जो कि ब्रह्मांड में स्थित तारे, इन सभी चीजों को देखने में किया जाता है। और प्रदर्शक कक्ष में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाने हेतु, और इसका उपयोग वाहनों के हेडलाइट में प्यारे दोस्तों, सर्च लाइट में, टेबल लैंप में इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है। बस ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिख देना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट। पहला, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर या बाइक मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा, सड़कों या गलियों में वल्व के ऊपर प्रवर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट को समझिए, सड़कों या गलियों में वल्व के ऊपर प्रवर्तक के रूप में। प्यारे दोस्तों, बाहर में देखिएगा ना तो बल्ब के ऊपर क्या लगा रहता है, ये परावर्तक लगा रहता है, सतह लगा रहता है, क्योंकि प्रकाश को ज्यादा दूर फैलाने के लिए लगाया जाता है, ताकि ज्यादा दूर फैल सके रोशनी, इसलिए। और प्रदर्शन कक्ष में है ना छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लास्ट है कि मॉल, सुपरमार्केट तथा बड़ी सी बड़ी दुकानों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कारखानों में प्यारे दोस्तों और गोदामों में निगरानी रखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक भवनों में प्यारे दोस्तों है ना उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वहां किया जाता है जहां पे प्यारे दोस्तों क्षेत्र बहुत बड़ा होना चाहिए, दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है ना, छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहिए। यानी प्यारे दोस्तों सीधा प्रतिबिंब हमको देखना है ना। और उनका उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है काफी बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ी सी बड़ी वस्तु को उसमें छोटा करके हम देख सकते हैं, है ना। यही समझ लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यहीं तक आज की क्लास यहीं तक रहती है ना, आज यही रहता है। कल हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कल हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चलेगा, ठीक है। तो आप सभी को यहीं तक आज रखता हूं, है ना, क्योंकि कल मैं आप सभी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाऊंगा और काफी अच्छे से एक एक चीज को बताऊंगा। और वही प्यारे दोस्तों जो सिर्फ एग्जाम में आएंगे, आपके प्रश्न पत्र में मिलेंगे, बस वही आपको इस चैनल पे पढ़ना है। प्यारे दोस्त आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।